हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। आज की हमारी कहानी है आशियाना आस्के का भाग 35। आदित्य और अनामिका के साथ सभी घर वालों की नए साल की शुरुआत हो चुकी थी। देर रात सभी सोने चले गए। अगली सुबह अनामिका उठी, नहाकर नीचे आई। सभी नाश्ते के लिए साथ बैठे थे। राकेश और आकाश ने नाश्ता किया और ऑफिस के लिए निकल पड़े। दादू भी टहलने चल दिए। नीता और राधा किचन में कामों में व्यस्त थी और अपने अपने फोन में। आदित्य अभी तक सो रहा था। अनामिका अपने कमरे में चली आई। कॉलेज के 3 साल पूरे हो चुके थे। अब वह क्या करे। घर में रहकर वह बोर हो जाती थी। उसने अवनी से इस बारे में बात की तो अवनी ने कहा, तुम सिविल्स की तैयारी क्यों नहीं करती? वैसे भी तुम्हें समाज सेविका बनना है तो सिविल्स में जाकर तो तुम और अच्छा कर पाओगी। अनामिका ने अवनी की बात सुनकर मन ही मन कहा, तुम्हें कैसे बताएं कि हमारे पास पहले से इतना सब है कि हमें नौकरी करने की ज़रूरत ही नहीं है। जो पैसे हैं उन्हें दूसरों के भले के लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं। अच्छा, तुम ये सोच रही होगी कि पढ़ाई का खर्चा कहाँ से आएगा, है ना? तो चिंता मत करो, पापा है ना, वो कर देंगे सब अरेंज। वैसे भी अब तुम इस घर की बहू हो, अवनी ने कहा। तो अनामिका ने अवनी को घूरते हुए कहा, तुम्हें बड़ी जल्दी है मेरी शादी की। तुम्हारी होगी तब ना मेरा नंबर आएगा। क्या कहा? अरे कुछ नहीं। अच्छा बताओ, तुम्हारा क्या प्लान है? अवनी ने पूछा। तो अनामिका बोली, कुछ बच्चे अडॉप्ट करके उन्हें एक अच्छी ज़िंदगी देना चाहते हैं। तुम ज़रूर करोगी, हम सब तुम्हारी इसमें मदद करेंगे। अवनी ने उसे गले लगाते हुए कहा। दोनों बातें करती रहीं। अनामिका ने देखा घड़ी में सुबह के 11 बज रहे हैं और आदित्य का अभी तक कुछ अता पता नहीं है। वह उठकर कमरे से बाहर आई और देखा आदित्य का रूम अभी भी बंद था। अनामिका आदित्य के रूम के सामने आई और दरवाज़ा खोलकर अंदर आई। आदित्य सो रहा था। अनामिका मुस्कुराई और जाकर खिड़की से पर्दे हटा दिए। धूप सीधा आकर आदित्य के ऊपर गिरी तो उसने नींद में खलल पड़ने से कंबल मुंह पर डाल ली, जो कि आधे बेड के साइड में लटक रही थी। अनामिका को लगा आदित्य उठ गया होगा, लेकिन वो तो फिर सो गया था। अनामिका जैसे ही उसकी ओर आई, उसका पैर कंबल में उलझा और वो सीधा आदित्य के बगल में जा गिरी। आदित्य के मुंह से कंबल नीचे आ गया तो अनामिका उसके चेहरे को प्यार से निहारने लगी। सोते हुए कितना मासूम लगता था वो लड़का। उस पर अनामिका उसे इतने करीब से देख रही थी। उसने आदित्य की आंखों पर आते हुए बालों को जैसे ही हटाया, आदित्य ने नींद में उसका हाथ पकड़ा और गाल के नीचे लगाकर सोते हुए कहा, सोने दो नानू, 11 बज रहे हैं, इतनी देर तक कौन सोता है? चुप करो, आदित्य ने कहा और फिर से सो गया। अनामिका मुस्कुराती हुई सोचने लगी, कितने अजीब है ना ये भी इतनी खूबसूरत लड़की इनके सामने है और ये सोने की बातें कर रहे हैं, आलसी कहीं के। अनामिका उठी और उठकर जाने लगी तो आदित्य ने उसका हाथ पकड़कर उसे रोक लिया। अनामिका ने मुड़कर देखा तो वह अधखुली आंखों से उसे ही देख रहा था। अच्छा, तो आप सो नहीं रहे थे? अनामिका ने कहा। तो आदित्य उठकर बैठते हुए कहने लगा, बैठो। हालांकि अनामिका का हाथ अभी भी उसके हाथ में था। अनामिका बैठ गई और आदित्य के बालों को सही करते हुए कहने लगी, इतनी देर तक सोते रहेंगे तो आपके क्लाइंट केस बंद करके भाग जाएंगे वकील साहब। अभी बना कहाँ हूँ, कल बात हुई थी यूनिवर्सिटी में, 1-2 दिन में रिजल्ट आने वाला है, उसके बाद वापस दिल्ली। लेकिन इस बार मैं अकेले नहीं जाऊँगा। फिर तुम्हारे साथ? आदित्य ने प्यार से अपना सर अनामिका की गोद में रखते हुए कहा और उसका हाथ अपने सर पर रख लिया। अनामिका अपनी उंगलियां उसके बालों में घुमाने लगी तो आदित्य ने कहा, तुम्हारी जिम्मेदारी अब मुझ पे है और मैं तुम्हें यहाँ अकेले नहीं छोड़ना चाहता। जीजू और दी से बात हो गई थी मेरी तुम्हारे वहाँ आने की। बात सुनकर वो बहुत खुश हैं। मैं वहाँ रहकर अपनी पढ़ाई कंप्लीट करूँगा। और हम क्या करेंगे? अनामिका ने पूछा। तो मेरा ख्याल रखोगी जैसे यहाँ रखती हो। वैसे तुम वहाँ अपने पर काम भी कर सकती हो। हम बहुत लकी हैं। अनामिका ने आदित्य का हाथ अपने हाथों में लेकर कहा। वो कैसे? हमें आप जो मिले, हमने कभी सोचा नहीं था कोई ऐसा भी होगा हमारी ज़िंदगी में जो हमें इतना सपोर्ट करेगा और हमारी भावनाओं को समझेगा। अनु, हम दोनों एक दूसरे के लिए लकी हैं। तुम मेरी ज़िंदगी में ना आई होती तो मैं कभी जान नहीं पाता कि मैं अपनी ज़िंदगी से क्या चाहता हूँ। तुमने मुझे खुद पर भरोसा करना सिखाया है, मुझे प्यार करना सिखाया है और सबसे मोस्ट वैल्यूड कि तुमने मुझे परिवार से जुड़ना सिखाया। मैं अकेला रहता था, किसी की बात नहीं सुनता था,
लेकिन तुम्हारे साथ रहकर मैंने परिवार और रिश्तों की अहमियत समझी अनामिका। ये सब खूबियाँ आप में पहले से ही थीं, बस आप देख नहीं पाए। मैंने ये सब तुम्हारी आंखों से देखा है, आदित्य ने गोद से सर हटाकर उठते हुए कहा। और मैंने ये सब आपकी आंखों में देखा है। पता है आप उतने भी लापरवाह नहीं हैं जितना मैं समझती थी। हाँ, थोड़ा सा हूँ तुम्हारे प्यार में। आदित्य भी कहाँ पीछे रहने वाला था। उसने ऐसे कहा तो अनामिका एकटक उसकी आंखों में देखते हुए कहने लगी, जब प्यार है तो फिर इतना गुस्सा क्यों? क्योंकि जो मेरा है वो सिर्फ मेरा है, किसी और का हक नहीं हो सकता उस पर, आदित्य ने कहा। तो अनामिका ने उसकी आंखों में झांकते हुए कहा, मत करो इतना प्यार हमसे आदित्य जी कि हम आपके अलावा कुछ और सोच ही ना पाए। तुम्हारे दिल में अपने लिए इतना प्यार भर दूंगा अनामिका कि तुम कभी मुझे भूल नहीं पाओगी। तुम्हारी आंखों में अगर कुछ नजर आएगा तो सिर्फ मैं और मेरा प्यार। आशिक तो बहुत देखे होंगे तुमने अपनी जिंदगी में, पर मेरे जैसा सरफिराज आशिक नहीं मिलेगा। अगर तुम्हारे लिए जान दे सकता हूँ तो याद रखना, जिस दिन तुमने मुझे भूलने की कोशिश की तो तुम्हारी जान भी ले सकता हूँ। आदित्य थोड़ा सीरियस हो गया। उसे इस तरह देखकर अनामिका ने अपना सर उसके सीने से लगाकर कहा, हम आपको छोड़कर कहाँ जाएंगे? हम हमेशा आपके पास रहेंगे। देखिए कितनी जोरों से धड़क रहा है आपका दिल। आपकी इन्हीं बातों से डर लगता है हमें, और मैं सिर्फ तुम्हें खोने से डरता हूँ अनामिका। इतना चाहते हैं हमें, अनामिका ने आंखें मूंदे हुए कहा। वो आदित्य के सीने की धड़कनें अभी भी साफ सुन पा रही थी। हाँ, खुद से भी ज्यादा। अनामिका उसके सीने से लगी रही। साल का पहला दिन था और उसकी शुरुआत इतनी प्यारी थी। कुछ देर बाद आदित्य का फोन बजा। आदित्य अनामिका से दूर हुआ और फोन पर बातें करने लगा। उसे किसी काम से बाहर जाना था, इसलिए अनामिका से चाय का बोलकर आदित्य नहाने चला गया। अनामिका नीचे चली आई। उसने आदित्य के लिए चाय बनाई। नाश्ता पहले से तैयार था। आदित्य नीचे आया, उसने नाश्ता किया और राधा को बोलकर घर से बाहर निकल गया। आज आदित्य के लिए बहुत बड़ा दिन था। पिछले कई दिनों से वह किसी जरूरी काम में लगा हुआ था, और आज जब वह पूरा होने जा रहा था। दिन भर वह लोगों से मिलता रहा और काम करता रहा। उसी शाम राधा, नीता और दादी माँ हॉल में बैठकर आकाश की शादी का एल्बम देख रहे थे। राकेश और आकाश ऑफिस से आ चुके थे और सब शाम की चाय पी रहे थे। अनामिका भी वहीं सबके साथ बैठी थी। तभी डोरबेल बजी। आदित्य होगा सोचकर अनामिका ने कहा, हम खोल देते हैं। मुस्कुराती हुई अनामिका दरवाजे की ओर बढ़ी। सुबह के बाद से न उसने आदित्य को देखा था, न ही उसे कोई और बात हुई थी। अनामिका ने जैसे ही दरवाजा खोला, सामने एक रोबीला आदमी खड़ा था और उसके साथ एक पुलिस वाले और एक काला कोट पहने वकील था। अनामिका कुछ समझ पाती इससे पहले वो रोबीला इंसान साइड हटा और अनामिका की नज़र उसके पीछे खड़े इंसान पर पड़ी, जो कि अमर प्रताप सिंह था। उसे वहां देखकर अनामिका का दिल धक से रह गया। अनामिका, क्या हुआ बेटा, कौन है? राकेश ने हॉल से ही आवाज लगाकर कहा। अनामिका की आवाज जैसे ही उसके गले में ही अटक गई। उससे कुछ बोला ही नहीं गया। वह फटी आंखों से अमर को देखती रही। अमर के चेहरे पर कोई भाव नहीं था। वह बस खामोशी से अनामिका को देख रहे थे। अमर और बाकी सब अंदर आए। अमर को वहां देखते ही राधा का मन किसी अनहोनी के डर से घबराने लगा था। राकेश ने पूछा, जी कहिए आप लोग इस तरह? ये है मिस्टर अमर प्रताप सिंह, इस शहर के जाने माने आदमी और प्रताप इंडस्ट्रीज के मालिक। इन्होंने दावा किया है कि आपके घर में रह रही लड़की अनामिका सिंह राजपूत इनकी बेटी है, और इन पेपर से प्रूफ होता है आपने गैरकानूनी तरीके से इनकी बेटी को अपने साथ रखा हुआ है, पास खड़े वकील ने कहा। राकेश ने सुना तो हैरान रह गए और राधा की ओर देखकर कहा, राधा, क्या कह रहे हैं ये लोग? राधा अमर के सामने आई और गुस्से से कहा, आखिर क्या चाहते हो तुम अमर? गीता को तो तुम पहले ही मार चुके हो, अब यहाँ क्यों आए हो? राधा की आवाज़ गुस्से से कांप रही थी और वह लगातार अमर को घूरे जा रही थी। अमर ने सहजता से कहा, गीता के जाने का दुख मुझे भी उतना ही है जितना तुम्हें है। पिछले 23 सालों से मैं तुमसे पूछते आ रहा कि मेरी पत्नी और बेटी कहाँ है। मुझे उससे मिलने दो, पर तुमने मुझे गीता और अपनी बेटी से मिलने नहीं दिया। तुमने जो देखा सुना उसे तुमने सच मान लिया और ये फैसला कर लिया कि मैं बुरा इंसान हूँ। सालों बाद मुझे गीता के गुजर जाने की खबर मिली और उसके बाद मैं अपनी बेटी के मिलने की उम्मीद खो चुका था। उस रात जब तुमने हॉस्पिटल में कहा कि अनामिका तुम्हारी बेटी है, तो मुझे तुम्हारी बात पर बिल्कुल भरोसा नहीं हुआ था और मैंने अपने स्तर पर छानबीन करवाई थी।
खोज से पता चला कि तुम्हारी सिर्फ एक ही बेटी है और अनामिका उसकी दोस्त है। कॉलेज में पूछताछ की तो पता चला कि अनामिका कोई और नहीं बल्कि मेरी और गीता की बेटी है। उसका पिता होने के हक से मैं उसे लेने आया हूँ। अनामिका कहीं नहीं जाएगी, राधा ने गुस्से से कहा। ये फैसला करने वाली तुम कौन होती हो? इसे इतने साल मुझसे दूर रखकर तुम पहले ही बहुत ज्यादतियां कर चुकी हो और अब और नहीं। अनामिका को मैं लेकर जा रहा हूँ, अमर ने राधा की आंखों में देखते हुए कठोरता से कहा। तो अनामिका बोली, हम कहीं नहीं जाएंगे। हमने आपकी राय नहीं मांगी है अनामिका, अपना फैसला सुनाया है। अमर ने अनामिका की ओर देखकर कहा। आप कौन होते हैं हम पर हक जताने वाले? जब इतने सालों में कभी आपने हमारे बारे में जानने की कोशिश नहीं की तो फिर आज क्यों आए हैं आप? हम आपके साथ नहीं जाएंगे, हम बालिग हैं और कानून हम भी जानते हैं। बिना हमारी मर्जी के आप हमें यहाँ से नहीं ले जा सकते। अनामिका की आवाज़ डर और गुस्से से कांप रही थी। सुना तुमने, अब जाओ यहाँ से। अनामिका कहीं नहीं जाएगी और तुम्हारे साथ तो वो बिल्कुल भी नहीं, राधा ने कहा। अमर ने एक नज़र अनामिका को देखा और फिर राधा से कहा, जोर जबरदस्ती करके उसे मैं यहाँ से लेकर जाना भी नहीं चाहता। वो मेरी बेटी है, मैं उससे अकेले में बात करना चाहता हूँ। उसके बाद जो वो फैसला करेगी मुझे मंजूर है। राधा को विश्वास था कि अनामिका अमर के साथ नहीं जाएगी। उसने अनामिका की ओर देखा तो अनामिका ने पलक झपकाकर बात करने की परमिशन दे दी। अमर अनामिका के साथ बालकनी की ओर चला आया, शीशे के उस पार से जहां बाकी सब उन दोनों को ना देख पा रहे थे ना सुन पा रहे थे। राधा बार बार मन ही मन में ईश्वर से प्रार्थना कर रही थी कि सब ठीक हो जाए और अनामिका कोई गलत फैसला ना ले। उसे बेचैन देखकर राकेश ने उसके कंधे पर हाथ रखा और उसे शांत रहने का इशारा किया। वकील ने एक पेपर राकेश को बढ़ाकर कहा, अगर अनामिका उनके साथ जाने के लिए तैयार हो जाती है तो आप सभी जेल जाने के लिए तैयार हो जाइए, क्योंकि इन पेपर्स के मुताबिक आप लोगों ने मिस्टर प्रताप की बेटी को गैरकानूनी तौर से अपने घर में अगवा करके रखा है। पर यह सच नहीं है, अनामिका यहाँ अपनी मर्जी से रह रही थी, आकाश ने कहा। तो वकील बोले, ये सब दलीलें आप कोर्ट में दीजिएगा। आकाश के साथ साथ बाकी घर वालों के चेहरे पर भी चिंता के भाव उभर आए। परेशानियां खत्म होने का नाम नहीं ले रही थीं, एक के बाद एक बस आती जा रही थीं। उधर अमर और अनामिका के बीच बातचीत चलती रही और इधर सब घर वाले बेचैनी से उसके आने का इंतजार करते रहे। लगभग 15 मिनट बाद अमर और अनामिका हॉल में आए। राधा के साथ साथ सभी अनामिका का फैसला जानना चाहते थे। राधा उसके पास आई और कहा, अनामिका, कह दो इन लोगों से कि तुम इनके साथ नहीं जा रही हो। तुम्हें किसी से डरने की जरूरत नहीं है। हम इनके साथ जा रहे हैं आंटी। अनामिका ने जैसे ही कहा, राधा की जान हलक में आ गई। उसने अनामिका की बाह पकड़कर अपनी ओर करके कहा, ये क्या कह रही हो तुम? अनामिका, ये आदमी तुम्हें भटका रहा है। तुम इसकी बातों का यकीन मत करो अनामिका, ये हमारे पिता हैं आंटी, हमारा बुरा नहीं सोचेंगे। आज तक आप लोगों ने हमारा साथ दिया, आज भी दे दीजिए, हमें इनके साथ जाने दीजिए। अनामिका ने हाथ जोड़कर नजर झुकाते हुए कहा। राधा बदहवास से राकेश के पास आई और लगभग रोते हुए कहा, राकेश देखो ना, पागल हो गई है लड़की, कैसे बहकी बातें कर रही है। वो अच्छा आदमी नहीं है राकेश, मैं अनामिका को उसके साथ जाने नहीं दे सकती। राकेश ने राधा को संभाला और अनामिका से कहा, अनामिका, ये क्या कर रही हो तुम? मानता हूँ वो तुम्हारे पिता हैं, लेकिन जल्दबाजी में कोई गलत फैसला मत लो। एक बार राधा की बात सुन लो, हो सकता है वो सही हो। आंटी अपनी जगह सही है और ये अपनी जगह है। हमने बहुत सोच समझकर फैसला किया है अंकल, हमें इनके साथ जाना होगा। अनामिका की बातें सुनकर राधा की आंखों से आंसू बहने लगे थे। आकाश को अनामिका का अचानक से किया फैसला कुछ समझ नहीं आ रहा था। वह उसके पास आया और कहा, ये क्या कर रही हो तुम अनामिका? हम सब तुम्हारे साथ हैं, इनसे डरने की जरूरत नहीं है तुम्हें। हमने ये फैसला अपनी मर्जी से लिया है आकाश जी, किसी दबाव में आकर नहीं। लेकिन ये सही नहीं है, तुमने सोचा भी है आदित्य भाई का क्या होगा? ऐसे कैसे तुम एक तरफा फैसला कर सकती हो? अवनी ने गुस्से से अनामिका के सामने आकर कहा, ये सब मत कहो अवनी, हम कमजोर पड़ जाएंगे, हमें जाने दो, इसी में सबकी भलाई है। कहते हुए लगभग अनामिका की आंखों में आंसू आ गए। अवनी ने उसके हाथों को थाम लिया और कहा, तुमने मुझसे वादा किया था अनामिका, तुम भाई को छोड़कर नहीं जाओगी, फिर क्यों जा रही हो? मत जाओ अनामिका प्लीज।
अनामिका ने मुश्किल से आंसुओं को अपनी आंखों से रोक लिया और अवनी से अपने हाथ छुड़ाते हुए कहा, हमें माफ़ कर देना अवनी, हम तुमसे किया वादा नहीं निभा पाए। कहते हुए अनामिका राकेश और राधा के पास आई और उनके पैर छूते हुए कहा, आप दोनों ने हमें इस घर में बहुत प्यार दिया, सम्मान दिया, उसे हम कभी नहीं भूल पाएंगे। आप दोनों इतने अच्छे हैं कि हम अगली बार आप दोनों की बेटी बनकर इस दुनिया में आना चाहेंगे। अनजाने में कभी हमने आप लोगों का दिल दुखाया हो तो हमें माफ़ कर दीजिएगा। अनामिका ने दादू और दादी के पैर छुए और जैसे ही आकाश की ओर आई, आकाश की आंखों में आंसू आ गए। उसने नाम गर्दन हिलाते हुए कहा, मत जाओ अनामिका प्लीज़। अनामिका ने आकाश का हाथ अपने हाथों में लेकर कहा, आप हमें दोस्त मानते हैं ना, तो फिर हमारी मजबूरी भी समझिए। आकाश इसके बाद कुछ बोल ही नहीं पाया। उसकी आंखों से बहकर आंसू गालों पर आ गए। अनामिका ने अवनी से बात करनी चाही तो अवनी ने उसे पीछे ढकेला और रोते ऊपर चली गई। उसे विश्वास नहीं हो रहा था अनामिका ऐसे सबको छोड़कर जाएगी। नीता जो अब तक चुप थी अनामिका के पास आई और कहा, एक बार आदित्य से मिल लो अनामिका, उन्हें पता चला तुम ऐसे जा रही हो तो वो बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। उन्हें संभालना मुश्किल होगा हम सबके लिए। उनसे मिले तो सच में नहीं जा पाएंगे और आप सब हैं ना उनके साथ, संभाल लेंगे उन्हें। अनामिका ने बामुश्किल अपने आंसुओं को रोकते हुए कहा, चले अनामिका, अमर ने कहा। जी। अनामिका कहते उनके साथ चल पड़ी। सभी घर वाले उसे रोकने की मिन्नतें कर रहे थे पर अनामिका ने जैसे अपने सीने पर पत्थर रख लिया हो। वो किसी की भी नहीं सुन रही थी, बस चली जा रही थी। राधा के आंसू तो रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। सभी घर से बाहर आए तभी सामने से बाइक पर आदित्य आया। उसने देखा पुलिस और कुछ अनजान चेहरे वहाँ हैं तो उसने बाइक को स्टैंड पर भी नहीं लगाया और ऐसे ही छोड़कर उनके पास आकर कहा, अनामिका को कहाँ लेकर जा रहे हो? ये अनामिका के पिता हैं और पिता होने के हक से ये उसे अपने साथ लेकर जा रहे हैं। इंस्पेक्टर ने कहा तो आदित्य ने गुस्से में कहा, अनामिका पर किसी और का हक नहीं बनता, ये सिर्फ मेरी है, इसे ऐसे कोई नहीं ले जा सकता। ये फैसला खुद अनामिका ने किया है, हमने इसके साथ कोई ज़बरदस्ती नहीं की। अमर ने कहा तो आदित्य बोला, मैं आपसे बात नहीं कर रहा हूँ, सो यू जस्ट शट अप। कहते हुए अनामिका के सामने आया और कहा, तुम इतना बड़ा फैसला कैसे ले सकते हो अनामिका? तुम जानती हो हम दोनों एक दूसरे को चाहते हैं, फिर ये सब क्यों? अनामिका खामोश रही तो आदित्य अपने पापा के पास आया और कहा, पापा पापा रोको उसे, वो कैसे जा सकती है? उसने कहा था वो हमेशा मेरे साथ रहेगी, फिर वो ऐसे मुझे अकेले छोड़ के कैसे जा सकती है? वो फैसला कर चुकी है। राकेश ने हताश होकर कहा, ऐसे फैसला कैसे कर सकती है वो? आदित्य गुस्से से अनामिका की ओर आया और थोड़ी ऊंची आवाज में कहा, हर बार तुम्हारी मनमर्जी नहीं चलेगी अनामिका, तुम ऐसा कैसे कर सकती हो? आवाज नीचे, वो हमारी बेटी है, अमर ने आदित्य से कठोरता से कहा। अमर के इन शब्दों ने आदित्य के गुस्से को और बढ़ा दिया और उसने सबके सामने दोनों हाथों से अमर की कॉलर पकड़ ली और गुस्से से उन्हें घूरते हुए कहा, आपकी बेटी होगी बाद में, पहले वो मेरी अनामिका है और उसे इस तरह कोई नहीं ले जा सकता। आदित्य के कॉलर पकड़ने से सभी घर वाले घबरा गए। उसके गुस्से से सब वाकिफ थे लेकिन आदित्य ने उन्हें नहीं छोड़ा। कांस्टेबल ने आदित्य को दूर करने की कोशिश की लेकिन आदित्य ने उसे ही एक घूंसा दे मारा। सबके सामने कॉलर पकड़ने से अमर को गुस्सा आ गया और उसने इंस्पेक्टर से कहा, अरेस्ट कर लो इसे, ये जानता नहीं है इसने किसकी गिरेबान पर हाथ डाला है। इंस्पेक्टर ने आदित्य को उनसे दूर करने की कोशिश की लेकिन आदित्य उन्हें छोड़ने का नाम नहीं ले रहा था। आकाश और राकेश ने उसे दूर किया तो उसने उन्हें भी धक्का दे दिया और अनामिका के पास आकर कहा, अनामिका मत जाओ, मैं सब सही कर दूंगा, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा, प्लीज मत जाओ। तुमने कहा था हम साथ में रहेंगे, मेरी तरफ देखो अनामिका, प्लीज एक बार मेरी आंखों में देखो, देखो ना। लगभग रो पड़ा था आदित्य पर अनामिका ने एक बार भी उसकी ओर नहीं देखा था, वह बस गर्दन झुकाए खड़ी थी। इंस्पेक्टर ने आदित्य की कॉलर पकड़कर उसे अपने साइड किया तो आदित्य ने गुस्से से हवा में उनकी ओर हाथ उठाया लेकिन वह मार पाता इससे पहले ही कांस्टेबल में एक घूंसा उसे दे मारा और वह जमीन पर जा गिरा। आदित्य राधा चीखी लेकिन इंस्पेक्टर ने उसे आगे आने नहीं दिया और कहा, एक बड़े आदमी की कॉलर पकड़ने, कानूनी काम में दखल देने और पुलिस पर हाथ उठाने के जुर्म में इसे गिरफ्तार करता हूँ। इंस्पेक्टर वो थोड़ा गुस्सैल किस्म का है, अनजाने में उससे ये सब हुआ, प्लीज उसे माफ कर दीजिए, राकेश ने कहा।
हवालात में अच्छे अच्छे का गुस्सा निकल जाता है, इसका भी निकल जाएगा। कांस्टेबल गिरफ्तार करो इसे। इंस्पेक्टर ने लगभग आदेश दिया। आदित्य जमीन से उठा। गिरने की वजह से उसके होंठ से साइड से खून आने लगा था। कांस्टेबल ने उसे धर लिया, लेकिन वह छूटने की कोशिश करता रहा। वह चिल्लाता रहा, अनामिका से मिन्नतें करता रहा, लेकिन अनामिका ने जैसे कुछ न सुनने की कसम खा ली थी। उसकी आंखों के सामने से अनामिका अमर के साथ गुजरी तो आदित्य ने उसका हाथ पकड़ लिया। पुलिस वालों की पकड़ की वजह से वह घुटनों के बल था। उसने अनामिका का हाथ इतनी मजबूती से पकड़ा हुआ था कि कोई छुड़ा नहीं पाया। वह लगातार उससे न जाने के लिए बोल रहा था। इंस्पेक्टर ने उससे अनामिका का हाथ छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन वह नहीं छुड़ा पाया। तो उसने अपने डंडे से आदित्य के हाथ पर 5-6 बार मारा, तो आदित्य की पकड़ ढीली होने से अनामिका का हाथ छूट गया और वह अमर के साथ चली गई। अमर अनामिका को वहां से लेकर जा चुका था। इंस्पेक्टर ने आदित्य को उठाया और पुलिस की जीप में डालकर ले गए। राधा को तो ये सब देखकर चक्कर आने लगे थे। उसने रोते हुए राकेश से कहा, इन बच्चों ने किसी का क्या बिगाड़ा था जो ये सब हो रहा है इनके साथ? सारी परेशानियां, सारे दुख इनकी जिंदगी में क्यों? मुझे मेरा आदित्य वापस चाहिए और मेरी अनामिका भी। मैं अपने दोनों बच्चों को इस दर्द में नहीं देख सकती। राधा की हालत देखकर राकेश और नीता की आंखों में भी आंसू आ गए। पापा, आप माँ को लेकर अंदर जाइए, मैं वकील से बात करता हूँ, आदित्य को कुछ नहीं होगा, आकाश ने कहा और फिर नीता के पास आकर माँ का ख्याल रखने को कहा और खुद वहां से गाड़ी लेकर निकल गया। जीप में बैठे आदित्य की आंखों के सामने बस अनामिका से छूटता अपना हाथ नजर आ रहा था। उसके होंठों पर लगा खून अब सूख चुका था। आदित्य का दिमाग सुन्न हो चुका था। अनामिका ने ऐसा क्यों किया? वह बस यही सोच रहा था। कुछ ही देर बाद जीप पुलिस थाने में आकर रुकी। कांस्टेबल ने उसे नीचे उतारा और अंदर लाकर हवालात में बंद कर दिया। आदित्य गुस्से से इंस्पेक्टर को घूरे जा रहा था। इंस्पेक्टर आया और आदित्य की बुरी तरह पिटाई कर दी, लेकिन उसके मुंह से एक आह तक नहीं निकली। इंस्पेक्टर चला गया। आदित्य नीचे जमीन पर गिरा हुआ था। उसके मुंह से खून निकल रहा था। आंख के ऊपरी हिस्से पर चोट आई थी। कंधे पर एक चोट लगी थी। बाल बिखरे हुए थे और आंखें आंसुओं से भरी हुई थी, लेकिन ये आंसू अनामिका को खो देने के थे। उधर अमर की गाड़ी में अनामिका उनके बगल में सर झुकाए बैठी थी। ड्राइवर के साथ वाली सीट पर वह रोबीला इंसान बैठा था, जो कि अमर का बॉडीगार्ड था। गाड़ी तेज रफ्तार से सड़कों पर दौड़े जा रही थी। अमर ने अनामिका को देखा और कहा, हमें खुशी हुई कि आपने एक सही फैसला किया। इस फैसले से आपकी जिंदगी की सभी परेशानियां खत्म हो जाएंगी, ऐसा मेरा मानना है। अनामिका ने कोई जवाब नहीं दिया। उसने बस अपनी गर्दन झुकाए रखी, जैसे वह अब कुछ देखना ही नहीं चाहती हो। गाड़ी एक बड़े से आलीशान घर के सामने आकर रुकी। किसी ने गेट खोला और गाड़ी घर के अंदर। अमर गाड़ी से नीचे उतरा। अनामिका भी नीचे उतरी और उसके साथ घर के मेन गेट पर आई, लेकिन अमर ने उसे वहीं रोक दिया। कुछ देर बाद ही 3 औरतें सजी धजी पूजा की थाली लेकर दरवाजे पर आईं। उनके साथ ही 2 बड़ी लड़कियां, जिन्होंने राजपूती ड्रेस पहन रखी थी, और एक उनसे कुछ छोटी लड़की थी। साथ में 3 आदमी थे और 3 लड़के थे, जिनमें से 2 किसी रियासत के राजकुमार जैसे दिखाई पड़ रहे थे और छोटा वाला लड़का था, वह भी बहुत प्यारा था। पर ये सब कौन थे, अनामिका नहीं जानती थी। उन औरतों में से जो सबसे बड़ी औरत थी, पूजा की थाली लेकर आगे आई। उसने अनामिका के माथे पर तिलक लगाया और उसकी आरती उतारने लगी। सभी अनामिका के साथ अंदर चले आए। जैसे अनामिका अंदर आई, उस घर को देखकर उसकी आंखें चौंधियाने लगी। घर बड़ा आलीशान था। महंगा फर्नीचर, फानूस, शो पीस, सोफे सब देखकर अनामिका हैरान थी। साथ ही हैरान थी उन सब लोगों को देखकर जिन्हें वह जानती नहीं थी। सभी आकर सोफे पर बैठे। सबके चेहरे खुशी से भरे हुए थे और अनामिका खामोश खड़ी थी। अमर उसके पास आया और बड़े आदमी और औरत की ओर इशारा करके कहा, यह आपके ताऊ जी और ताई जी श्री सूरज प्रताप सिंह, श्रीमती लाड कंवर। अनामिका ने सुना तो हैरानी से उसकी ओर देखा। उसे माँ की डायरी वाली तस्वीर याद आने लगी। उसने उन्हें देखकर हाथ जोड़ दिए। अमर ने उनके बगल में बैठे जोड़े की ओर इशारा करके कहा, यह आपके चाचा और चाची हैं। अनामिका ने उन्हें भी इशारे से नमस्ते की। अमर ने अपनी दाईं तरफ बैठे बड़े लड़कों की ओर हाथ करके कहा, यह आपके बड़े भाई हैं, अखिल और वैभव। इनके साथ खड़ी ये दोनों आपकी भाभी सा। अनामिका बस उन सबको देखती रही।
और बाकी सब मुस्कुराते हुए अनामिका को। अमर ने अपने बाईं ओर हाथ करके छोटे लड़के की ओर इशारा करके कहा, ये आपके बड़े भाई हैं करण सिंह, और इनके साथ जो बैठी हैं ये आपकी बहन है वृंदा राजपूत, और इनके बीच जो बैठी हैं वो आपकी बुआ सा सौंदर्या बाई सा। ये आपका परिवार है अनामिका, जिसमें सिर्फ आपकी माँ की कमी है। कहते हुए अमर की आवाज़ कुछ भारी हो गई। सौंदर्या अनामिका के पास आई और उसके चेहरे को हाथ में लेकर कहा, बिल्कुल मंजली भाभी सा पर गई हो, आपको किसी की नज़र न लगे। अनामिका को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या प्रतिक्रिया दे। वह बस खामोशी से सबको देखती रही। सभी उसकी आवभगत में लग गए। इतना सब देखकर अनामिका को न जाने क्या हुआ। वह भागते हुए वहाँ से एक कमरे की ओर गई और उसे अंदर से बंद करके पीठ दरवाजे से लगा ली। वह रोना चाहती थी, चिल्लाना चाहती थी, सवाल करना चाहती थी, पर सारा दर्द उसकी आंखों में सिमट कर रह गया। किस्मत उसे किस मोड़ पर ले आई थी।